हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का चौथा यूनिट का नाम है कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय के बारे में। यूनिट आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको याद कर लेने हैं, पढ़ने हैं, उनके बारे में आइए इस वीडियो में बात करते हैं, समझते हैं एक एक बिंदु को। पहला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, पंथ निरपेक्षता क्या होती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक और तो ब्रिटिश हुकूमत की धार्मिक जो अलगाव है उसको पैदा करने की नीतियों का विरोध किया, तो दूसरी ओर देश के भीतर फिरकापस्त ताकतों का भी जमकर के सामना किया और उनका विरोध किया। धार्मिक आधार पर देश का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण था और उससे उत्पन्न जो तांडव है वो भी उससे सबक लेते हुए स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता को आज़ाद भारत का प्रमुख आभूषण बनाया। इसके पीछे यह भी ध्येय था कि भारत की धार्मिक विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए। इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता आधुनिक भारत की प्रमुख विशेषता है। इसका सीधा अर्थ है भारत राज्य किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ पर सम्मान महत्व दिया जाता है। इस हेतु हमारे संविधान में इस संबंध में प्रावधान क्या क्या किए गए हैं उनके बारे में आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु देखिए, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार या अंगीकृत नहीं किया जाएगा। इस कारण हमारे देश में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है, सभी को इक्वली यहाँ पर रखा जाता है। और दूसरा बिंदु है, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध करता है, विरोध करता है। चौथा बिंदु, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने के अधिकार देता है और यहाँ पर समानता सुनिश्चित करता है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है, धार्मिक कुप्रथाओं और कुरीतियों को रोकने के लिए राज्य धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता किसी वर्ग विशेष की विचारधारा तक सीमित नहीं है, यह विचारधारा संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता इस संवैधानिक बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है, फिर भी हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रभावों का मुकाबला करने और सांप्रदायिक सौहार्द व समरसता को बनाए रखने हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच को विकसित करना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच को विकसित करना होगा। अगला बिंदु है, भारत में सभी धार्मिक उत्सवों को धर्मावलंबी एक दूसरे के साथ मिलकर के उत्सव मनाते हैं और सहयोग भी करते हैं। भारतीय दर्शन सर्वधर्म और वसुधैव कुटुंबकम पर बल देता है, परंतु स्वतंत्रता के बाद धार्मिक असहिष्णुता और उन्माद से देश के कई भाग प्रभावित हुए हैं। सामाजिक शिक्षण की यह चुनौती है कि पंथ निरपेक्षता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियाँ क्या क्या हैं उन बारे में। 4 चुनौतियाँ महत्वपूर्ण तौर पर रहती है, जेंडर, धर्म, जाति और वर्ग को लेकर के। आइए इनके बारे में कुछ बिंदुओं को जानते हैं कि कैसे ये सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर में देखिए, विश्व स्तर पर नारियों के संबंध में बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्राय स्त्रियों को शिक्षा के लिए नहीं अपितु घर के काम के लिए उचित समझा जाता है। उन पर ढेरों सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। समाज के बहुत से लोग आज भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा से ज़्यादा पक्षधर नहीं है या स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और पुरुषों की शिक्षा पर ही अधिक बल देते हैं, स्त्रियों की शिक्षा पर बल नहीं देते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे देखिए, ऐसा समझा जाता है कि परिवार का जो मुख्य कर्तव्य है वह सिर्फ स्त्रियों का विवाह करना ही है, उनको शिक्षा देना नहीं है। इसके अतिरिक्त लड़कियों का लड़कों के साथ में भेदभाव बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। यह कहा जाता है कि इनके अध्ययन कराने से कोई भी लाभ नहीं होगा। इस तरह के बिंदु ध्यान रखने हैं यहाँ पर जेंडर भेदभाव को लेकर के। और आजकल जिस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के विरुद्ध हो रही है उससे लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए। तथापि वर्तमान में समाज की धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है और स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। आधी दुनिया को अशिक्षित, अकुशल तथा सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में उनकी सहभागिता से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनका संबंध लड़कियों के शिक्षित होने से उनके सामाजिक योगदान और उनके अपने स्वयं के व्यक्तिगत उत्थान एवं प्रगति के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करके परंपरागत मानसिकता को परिवर्तित करे और उनमें बदलाव लाए। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर धर्म किस प्रकार से आपके सामाजिक शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षा के आधुनिक संदर्भों में देखें तो विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है।
हमारे देश में जहाँ विभिन्न धर्मों व समुदायों के लोग निवास करते हैं, वे समानता, स्वतंत्रता व समृद्धि पाने के लिए प्रयासरत भी हैं। यहाँ शेड्यूलर स्टेट की अवधारणा प्रासंगिक भी है। हमारे संविधान का 25वां अनुच्छेद सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने विचारों के प्रकाशन, व्यवहार करने तथा धर्म के प्रचार की उस सीमा तक स्वतंत्रता प्रदान करता है जिस सीमा तक सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं अन्य नागरिकों की ऐसी ही स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचती हो। अनुच्छेद 30 धार्मिक संस्था बनाने, भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के प्रचार प्रसार की आज़ादी देता है। ये संवैधानिक प्रावधान राज्य के समक्ष सभी धर्मों की समानता पर जोर देते हैं। राज्य किसी धर्म विशेष के पोषण संरक्षण के लिए कार्य नहीं करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य को यह अधिकार अवश्य है कि किसी धर्म के नाम पर कुरीतियाँ और जो कुप्रथाएं हैं उनको रोकने के लिए वह कानून बना सकता है, जैसे नरबलि, पशु बलि आदि। इनके ऊपर सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। कोई भी अगर कुरीति, कुप्रथा अगर सरकार के सामने रखी जाती है। वर्तमान में सार्वजनिक जीवन में हम धर्मनिरपेक्षता की सैद्धांतिक दुहाई अवश्य देते हैं, किंतु व्यक्तिगत जीवन में इसे बरकरार रखने में कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। अध्यापक का यह दायित्व है कि वह इस संतुलन को बनाए रखे। अध्यापक यह कार्य सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के माध्यम से कर सकता है। इस तरह से बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तीसरे नंबर पर है जाति किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को प्रभावित करती है। तो जाति समाज की एक जकड़न है जिससे विद्यार्थी व शिक्षक दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए शिक्षा की एक बड़ी चुनौती जाति निरपेक्षता के आधार पर शिक्षण कराना है। किसी जाति की श्रेष्ठता का बखान अथवा विशिष्ट जाति की निंदा जातिवाद की भावना को विकसित करता है। हम अगर किसी जाति की बड़ाई करते हैं या किसी जाति की बुराई करते हैं तो फिर वहाँ पर जातिगत भेदभाव आता है और जातिवाद की भावना वहाँ पर विकसित होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सभी को इक्वली राह पर रखना है। शिक्षण में ऐसा कार्य समता को नहीं, विषमता को पैदा करेगा। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षण कार्य में इन दोनों भावनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं है। कक्षा से बाहर समाज में भी जातिवाद के आधार पर परिवेश विद्यमान है। यह परिवेश उस मानसिकता को पैदा करता है जिसमें जातिवाद और बढ़ता है, और सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बड़ी चुनौती है कि उस परिवेश में बदलाव कैसे लाया जाए। तो ये इस तरह से आपको जातिगत जो बातें हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं वर्ग को लेकर के कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है कि सामाजिक शिक्षण को प्रभावित करती हैं। इसमें देखिए, जाति व्यवस्था में धीरे धीरे विखंडन की प्रक्रिया के दौरान समाज में एक बड़े समूह के रूप में वर्ग व्यवस्था ने स्थान लेना प्रारंभ कर दिया है। वर्ग निर्माण का आधार आर्थिक और व्यावसायिक होता है। प्राय समाज में आर्थिक संपन्नता या विपन्नता के आधार पर जब उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग की बात की जाती है। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण और शहरीकरण वर्ग व्यवस्था के आधार हैं। वैश्वीकरण व व्यवसायों के बहुआयामी स्वरूप के कारण भी ये बदलाव आ रहे हैं। देश में आज प्रगतिशील युवा वर्ग का उदय हो रहा है जो गतिशील व दूरगामी सोच वाला है और सकारात्मक संकेत है यह। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान शिक्षक के सामने यह चुनौती मुख्य रूप से रहती है कि वह विषय के मूल्यों को विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन में कैसे उतारें। विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन में उनमें जेंडर, धर्म, जाति व वर्ग संबंधित समरसता पैदा करना ही समग्र शिक्षण प्रक्रिया के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में अगर अलग प्रश्न आता है तो फिर आपको उसको कैसे मैनेज करना है। निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है या फिर छोटा प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है। तो इसमें देखिए, जेंडर एक अवधारणात्मक शब्द है जिसका अर्थ है महिला और पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक परिभाषा, यानी कि समाज महिला और पुरुष को किस तरह देखता है, उन्हें कौन सी भूमिकाएं, अधिकार, संसाधन देता है और उन्हें किस तरह की मानसिक सिखाता है या उनकी मानसिकता में परिवर्तन करता है। इस रूप में जेंडर की समझ को महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करने, विश्लेषण करने से एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आजकल जेंडर शब्द का इस्तेमाल औरतों व मर्दों की ज़मीनी सामाजिक सच्चाइयों को समझने के लिए विश्लेषण के एक औजार के रूप में किया जाता है। जेंडर संबंधी सामाजिक अनुभव के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास के सामाजिक परिवेश में लड़के लड़कियों को समाज में भूमिका तथा अधिकार, परिवार में उन पर दिए जाने वाला ध्यान व उनमें भिन्नता हमारी सोच को बताती है। सामाजिक विरूपता के कुछ उदाहरण समाचार माध्यमों से पढ़ें, सुने व प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति कुछ लोगों की प्रतिगामी सोच व विभत्सकारी व्यवहार को दर्शाते हैं। जैसे प्राय घरों में लड़कियों की तुलना में लड़कों को खान पान, रहन सहन, शिक्षा के क्षेत्र में वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही समाज में लड़कियों पर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकती या
ये काम तो केवल लड़के ही कर सकते हैं। इन सामाजिक अनुभवों के आधार पर जेंडर के संदर्भ में लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की होती है। इसी प्रकार से शिक्षित होते हुए भी कोशिश यह रहती है कि महिलाओं को महत्वपूर्ण काम ना दिया जाए और उनके काम का मूल्यांकन इसी तरह से किया जाता है कि वे महिलाएं जो घर गृहस्थी संभालती है उनके घरेलू श्रम का भी कोई मूल्यांकन उनका नहीं होता है। इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके बाद में हम बात करते हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें देखिए उच्च माध्यमिक स्तर पर जेंडर आधारित चुनौतियां निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहली चुनौती है अंधविश्वास व कुप्रथाएं। बालिका शिक्षा से जुड़ी अनेक कुप्रथाएं व अंधविश्वास प्रचलित हैं। कुछ समाजों में शिक्षित महिला को अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही हमारे देश में बाल विवाह पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित हैं जो कि बालिका शिक्षा में बाधक बनते हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु है उचित धारणा का अभाव। हमारे देश में बालिका शिक्षा के प्रति उचित धारणा एवं दृष्टिकोण का अभाव है। हमारे देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बेकार एवं विलासिता के रूप में माना जाता है। अतः जब तक इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बालिका शिक्षा की चुनौतियां यथावत बनी रहेंगी, इनमें कमी नहीं आएगी, ठीक नहीं होगी। इसके कारण अन्य समस्याओं को भी बल मिलेगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। और इसके बाद में तीसरा बिंदु है प्रबंधन व व्यवस्था का अभाव। इसमें देखिए बालिका शिक्षा के विकास हेतु अच्छे प्रबंध या व्यवस्था का भी अभाव है। इसके लिए अलग से प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बालिका शिक्षा को प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं मिली है और बालिका शिक्षा को प्रशासन कोई महत्व नहीं देता और न ही इसके निरीक्षण की उचित व्यवस्था है। और इसके बाद में चौथा बिंदु है बालिका विद्यालयों का अभाव। हमारे देश में बालिका शिक्षा के प्रसार व विकास में एक बड़ी समस्या बालिका विद्यालयों का न होना है। पुराने विचारों के व्यक्ति अपनी अपनी बालिकाओं को सह शिक्षा देने वाले विद्यालयों में भेजना अच्छा नहीं समझते, यानी कि लड़के और लड़कियां एक साथ इस स्कूल में पढ़ती है कॉमन स्कूल, तो उनमें भेजना अच्छा नहीं समझते। फलतः उनकी इस प्रवृत्ति के कारण बालिकाएं अलग से विद्यालय न होने के कारण पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। तो ये बिंदु यहाँ ध्यान रखना है। और पांचवा बिंदु है शिक्षिकाओं का अभाव। बालिकाओं के विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षिकाओं का अभाव अभी भी है। इस प्रकार शिक्षिकाओं की कमी के कारण बालिकाओं के विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। यह समस्या विशेषतः ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। तो शिक्षिकाओं का अभाव ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला बिंदु छठा बिंदु है अपव्यय का प्रभाव। बालिका शिक्षा से जुड़ी एक समस्या व्यर्थ का व्यय होना भी है। अनेक बालिकाएं अपने अध्ययन के पश्चात कोई काम नहीं करती। इसके साथ ही अपना अध्ययन पूर्ण होने से पूर्व भी अनेक बालिकाएं बीच में ही विद्यालय की पढ़ाई छोड़ देती है। तो धन का व्यर्थ खर्च यहाँ पर हो रहा है, तो अपव्यय का भी प्रभाव पड़ता है। और सातवां बिंदु है पाठ्यक्रम की कमियाँ। हमारे देश में प्रचलित जो पाठ्यक्रम है उसमें सैद्धांतिकता अधिक है। सामाजिक व व्यवहारिक दृष्टि से इसका उपयोग कम है। पाठ्यक्रम बालक प्रधान अधिक है, अर्थात बालकों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्मित होता है। तो ये सातवां बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में आठवां बिंदु है निर्धनता का अभाव। निर्धनता का अभाव देखिए हमारे देश में आर्थिक स्थिति ठीक न होना भी बालिका शिक्षा के लिए एक समस्या है। अभिभावक निर्धनता के कारण बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय नहीं करते और इस पैसे को उनके दहेज में देना पसंद करते हैं। तो ये आठवां बिंदु हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बालिकाओं की शिक्षा के विकास एवं सुधार हेतु उचित उपाय कौन कौन से हैं। तो उस बारे में देखिए आइए हम बात करते हैं और एक एक बिंदु को समझते हैं। इसमें देखिए वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि बालिका शिक्षा के विकास एवं सुधार हेतु पर्याप्त कदम उठाए जाएं। प्रमुख रूप से कुछ सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में। पहला उपाय है बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। बालिका शिक्षा के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे मात्र शादी का बहाना या पासपोर्ट नहीं माना जाना चाहिए। बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा बिंदु है पृथक विद्यालयों की स्थापना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना भी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है शिक्षिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था। अभी हमने ऊपर यहाँ पर बिंदु देखे, उन्हीं में आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर ला देनी है और पॉजिटिव सभी बिंदु सेम टू सेम लिख देने हैं। इसमें देखिए शिक्षिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था, तो बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि बालिकाओं के विद्यालय में अधिकाधिक या सभी शिक्षिकाओं की नियुक्ति ही की जानी चाहिए। उन्हें विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं भी दी जानी चाहिए जिससे वे शिक्षण तथा बालिकाओं के ठहराव में रुचि ले सकें। इसके बाद में चौथा बिंदु बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार। बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। बालक एवं बालिकाओं के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम है परंतु भूमिका व आवश्यकता दोनों की अलग अलग होती है। अतः बालिकाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए।
पांचवा बिंदु है पृथक निदेशालय की स्थापना। बालिका शिक्षा के विकास के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिए। छठा बिंदु है बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। बालिकाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उन्हें पाठ्य पुस्तकें तथा विद्यालय गणवेश उपलब्ध करवाए जा सके तो उत्तम है। इससे बालिका शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। इस तरह से इस यूनिट में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और आपके सामाजिक के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के आप सभी यूनिट्स क्रम वाइज वहाँ से आप देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।